Hello everyone, I am Varnika and welcome to the lecture second of Laws of Motion. जिसमें आज हम करने वाले हैं डिस्कस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। और क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम आना ज़रूरी है, तो हम एफबीडी के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है। तो देखिए, ये हम पढ़ ही चुके हैं नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ ग्रेड में हमने पढ़ा होगा इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो जैसी स्टेट में वो वैसी स्टेट में रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। करेक्ट? ये सब हम पढ़ चुके हैं ग्रेड 9 में। अब बात करते हैं ज़रा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन क्लास 11th फिजिक्स। तो देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट एवरीबॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act। तो देखिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में रहना चाहती है, चाहे तो वो रेस्ट में हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपना स्टेट चेंज करने में रेजिस्ट करती है। वो जिस स्टेट में है, उसी स्टेट में रहना चाहती है। और बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। मतलब कि जो चीज, जो बॉडी स्ट्रेट जा रही है, वो सिर्फ स्ट्रेट ही जाना चाहती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करना ही नहीं चाहती। जो पंखा चल रहा है वो चलता रहना चाहता है जब तक कि आप स्विच ऑफ करो और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे रोको ना। अब कोई पंखा रुका हुआ है, बंद है, तो वो बंद ही रहना चाहता है मस्त, जब तक कि आप फोर्स अप्लाई करके स्विच ऑन ना कर दो और उसको एक एक्सटर्नल फोर्स ना मिले, एक ट्रिगर ना मिले चलने के लिए। राइट? तो यानी कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करती है, और बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को, इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? उस बॉडी का इनर्शिया कहते हैं। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें इनर्शिया के बारे में भी बताता है, और इस लॉ को हम इनर्शियल लॉ भी कहते हैं। अब ज़रा बात करते हैं थोड़ी आगे की। एज इट मैंने कहा था कि न्यूटन के जो लॉज हैं, वहाँ पे आपको हर जगह पे फोर्स की एक नई डेफिनेशन, अच्छा हम फोर्स को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्चुअल में कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है, नेट फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है, मतलब कि बॉडी क्या है? बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि अगर कि कोई भी बॉडी रखी हुई है, सपोज ये कोई भी बॉडी है। अब ये कोई बॉडी है मास एम, जिसका वो किसी फ्लैट सरफेस पर रखी हुई है, तो इस बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही होंगी, राइट? अब वो जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। और यही चीज़ बताता है मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर एफ नेट यानी कि नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे ज़ीरो है, यानी कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उसके ऊपर लग रहा हुआ एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। मतलब कोई एक्सेलरेट ही नहीं होगी बॉडी में। ठीक है? और बॉडी की स्टेट एज इट इज़ रहेगी, स्टेट विल नॉट चेंज, स्टेट चेंज नहीं होगी। यही है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सिर्फ 3 वर्ड्स में। हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए, आइए ज़रा इस फिगर के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? इस मास के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, मास एम की बॉडी के ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, जिसे हमने कह दिया एम जी। एक तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन एन। हम बात कर रहे हैं कि बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। बॉडी कौन सी फोर्सेस लगा रहा है ये हमें बात नहीं कर रही। यहाँ पे बॉडी भी एक फोर्स लगा रहा है, बॉडी भी सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो कि नीचे की तरफ होगी। लेकिन हमें बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी बात करनी है, यानी कि बॉडी फोर्स लगा रहा है उसकी बात नहीं करनी है। ठीक है? तो यहाँ पे दो फोर्स लग रही है, एक ऊपर एक नीचे।
और मैंने कहा है कि एफ नेट क्या है, ज़ीरो, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। यानी कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी, दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो इस बॉडी के ऊपर जो एफ नेट है, यानी कि टोटल फोर्स जो लग रही है, नेट फोर्स जो लग रही है, वो कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। और अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो गई तो ये बॉडी जिस पोजीशन में है ना, ये उसी में रहेगी, ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। अगर ये बॉडी चल रही है, मूव कर रही है, मोशन में है, तो ये विद कांस्टेंट स्पीड मोशन में ही रहेगी। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, अनलेस अंटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या हो अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स लगानी शुरू कर दूँ इस डायरेक्शन में, तो बॉडी मोशन स्टार्ट कर देगी, बॉडी में मूवमेंट आ जाएगा। अब क्या हुआ, अब जो फोर्सेस बन रही है, एक तो बन रही है भाई ऊपर की तरफ एन, और एक बन रही है नीचे एम जी, और एक इधर की तरफ लग रही है। अब इधर की तरफ वाली फोर्स को हम इधर दिखाएंगे, राइट, एफ। तो क्या हुआ, ये वाली फोर्स तो इस वाली फोर्स को कैंसिल कर रही है, बट ये वाली फोर्स तो भी जिंदा है, और इसी फोर्स की वजह से क्या होगा, बॉडी आगे मूव करना शुरू कर देगी। तो यानी कि कोई भी बॉडी, रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड मोशन विल रिमेन इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई चेंज नहीं होगा स्पीड में, कोई चेंज नहीं होगा डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आपकी एफ नेट क्या है, ज़ीरो, यानी कि नेट फोर्स जिस बॉडी पे लग रही है वो ज़ीरो है, तो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और ऐसे केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो भी ज़ीरो होगा, बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो हमें फोर्स की एक नई डेफिनेशन दे रहा है, और साथ ही साथ में इनर्शिया के बारे में बता रहा है। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इनर्शियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, ये भाई साहब जो कि बस में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हो, ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, बस स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही बस स्टार्ट हुई, तो जैसे बस स्टार्ट हो रही है तो क्या हुआ, अब इस केस में क्या था, अभी तक बस जब रुकी हुई थी तो ये अंकल जी भी रेस्ट में थे, और बस भी क्या थी, रेस्ट में थी। तो अब इनका टेंडेंसी ये है कि मुझे रेस्ट में रहना है, बस अभी रेस्ट में है। लेकिन क्या हुआ, बस स्टार्ट हो गई तो बस अचानक से मोशन में आ गई। लेकिन जो अंकल हैं वो अभी भी, उनकी बॉडी तो रेस्ट में रहना चाहती है, ड्यू टू इनर्शिया वो चाह रही है कि मैं तो रेस्ट में ही रहूं। तो वो तो अभी पीछे की तरफ जा रही है। तो जब भी बस स्टार्ट होती है और हम किसी बस में बैठे हैं, तो हमें एक जर्क फील होता है पीछे की तरफ, यानी कि हमारी बॉडी एक जर्क फील करती है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो कि किसकी वजह से होता है, जो कि होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से, जिसे हम कहते हैं इनर्शियल लॉ, यानी कि इनर्शिया की वजह से होता है, बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से होता है। सिमिलरली अब क्या हुआ, बस स्टार्ट हो गई, तो बॉडी भी धीरे धीरे आ गई कि यार अच्छा मोशन करना है, मोशन में आ गए हम लोग। तो बॉडी अब मोशन में विद रिस्पेक्ट टू बस, बस भी चल रही है, बस भी मोशन में, बॉडी भी मोशन में। अब इस वाले केस पे आ जाओ, बस चल रही है, बस भी मोशन में है, बॉडी भी मोशन में है, बॉडी भी आगे की तरफ जा रही है, बस भी आगे की तरफ जा रही है। अचानक से बस ने ब्रेक मार दिए, बस तो रुक गई, लेकिन जो बॉडी है वो चाह रही है अभी भी कि मैं तो मोशन में हूँ, मैं तो आगे की तरफ जाऊं। तो बॉडी आगे की तरफ क्या होगी, लीन हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हुआ, जैसे ही बस रुकती है तो हम क्या होता है, बस या गाड़ी जिस पे भी हम बैठे हुए हैं वो रुकती है, तो हम हमारी बॉडी आगे की तरफ लीन हो जाती है। जो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। मतलब हमारी बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाह रही थी, अचानक से बस में ब्रेक लग गए, तो बॉडी को रुकना पड़ गया। तो क्या हुआ, इस केस में हमारी जो अपर बॉडी है वो आगे की तरफ लीन हो जाती है, और देखो जो लोअर बॉडी है वो एज इट इज़ है, क्योंकि वो बस के साथ कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, राइट। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं ज़रा इसकी एप्लीकेशंस की। आपने देखा होगा कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, उसमें जो ऑटोमेटिव सेफ्टीज़ होती हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें, एक एयर बैग्स और सीट बेल्ट डिज़ाइन करते हैं। मतलब हम इस तरीके से सीट को डिज़ाइन करते हैं, व्हीकल्स को डिज़ाइन करते हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। ठीक है, किस तरीके से, अगर अचानक से कार रुक जाती है, ठीक है, आपने सीट बेल्ट लगा रखी है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से कार रुक गई, तो ऑक्यूपेंट तो कंटिन्यू होगा आगे मूव करने के लिए, जो भी ऑक्यूपेंट बैठा होगा, सवारी जो भी गाड़ी में बैठी होगी, उसको क्या है, वो उसको तो आगे मूव करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि बस, बस नहीं, मतलब कार, ठीक है, कार की बात कर रहे हैं, बस से नहीं। अभी कार में है, कार में एक बैठा हुआ है ऑक्यूपेंट, सीट बेल्ट लगाई हुई है, अचानक से कार बढ़िया स्पीड में चल रही थी, अचानक से कार ने ब्रेक लगाए तो क्या हुआ, अभी कार चल रही थी तो कार भी मोशन में है, ऑक्यूपेंट जो बैठा है वो भी मोशन में है। लेकिन कार ने अचानक से ब्रेक लगाए, कार तो स्टॉप हो गई, लेकिन ऑक्यूपेंट अभी भी मोशन में है और वो आगे की तरफ
लीन हो जाएगा। ठीक है। और इसी चीज को बचाने के लिए, क्योंकि आगे की तरफ लीन हो जाएगा, तो आगे क्या है? आगे डैशबोर्ड है, आगे विंडशील्ड है, तो वो विंडशील्ड टकरा सकता है। तो जो भी ऑक्यूपेंट बैठा है उसकी सेफ्टी के लिए गाड़ियों में क्या होता है, सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती है, एयर बैग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सीट बेल्ट क्या कर रही है? सीट बेल्ट रीस्ट्रेन कर रही है उस चीज को, हमें आगे जाने से रोक रही है। साथ ही साथ में एयर बैग्स क्या कर रहे हैं, वो हमें एक कुशनिंग सरफेस दे रहे हैं ताकि हम आगे डैशबोर्ड या विंडशील्ड से ना टकराएं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बात करते हैं भाई साहब के बारे में जो बस में खड़े हुए हैं। तो इन्होंने ऊपर से ये अपने आप को किसी तरीके से पकड़ रखा है अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए। अभी क्या है, बस मोशन में है, भाई साहब भी मोशन में है, उनकी बॉडी भी खुद को मोशन में मान रही है कि मैं भी चल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू बस, मैं भी मोशन में हूँ। लेकिन बस ने अचानक से ब्रेक कर दिए। अब ब्रेक कर दिए तो उनकी जो लोअर बॉडी है वो तो रुक गई, लेकिन जो उनकी अपर बॉडी है वो अभी भी मोशन में है। तो क्या होगा कि वो उनकी अपर बॉडी आगे की तरफ लीन हो जाएगी। राइट। और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। मतलब ऐसा क्यों हुआ? न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से हुआ। ठीक है। तो अब बात करते हैं एक और, हम एग्जाम्पल पढ़ते आए हैं, डस्टिंग अ रग। जब भी घर में मैट होती है, क्लीनिंग करते हैं, तो रग को डस्ट कर, मतलब जो डस्टिंग के टाइम पे रग होता है उसको हम हिट करते हैं किसी स्टिक से। तो क्या होता है कि जो रग है वो आगे की तरफ मूव करता है, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं, मतलब जो उसमें धूल मिट्टी जमी हुई थी, वो तो उसी पोजीशन में रहती है। लाइक स्टे वो क्या करना चाहती है कि मैं तो अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हूँ, तो उसी पोजीशन में रहना चाहती है, उसी स्टेट में रहना चाहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ गिर जाती है। और यही है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। बात करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की। ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि स्पेस इज नियरली लाइक वैक्यूम, जहाँ पे फ्रिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। राइट। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्पेस में जब भी हम कभी कोई प्रॉब्स वगैरह, मतलब सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहे हैं, तो क्या हुआ कि वो अ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेंगी बिना फ्यूल को बर्न किए। मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी सैटेलाइट भेजी, तो उसको ऊपर तक पहुंचने में एक वो चाहिए, फ्यूल चाहिए। राइट। ठीक है। वो फ्यूल को बर्न करेगी तब तक जब तक वो एक स्पीड, मतलब एक हाइट तक ना पहुंच जाए। और जैसे ही वो ऊपर पहुंच गई, स्पेस में पहुंच गई, तो क्या हुआ, वहां पे उसको बर्न करने की ज़रूरत नहीं है फ्यूल, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बिना फ्यूल की नीड के मूव कर सकती है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो उसको स्लो डाउन करे। राइट। तो ये था स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। सिमिलरली जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं, जैसे कि बुक टेबल पे रखी है तो वो रखी रहेगी जब तक कि कोई और आके उसको पुश या पुल ना करे, उसे अपनी पोजीशन से ना हटाए। तो जो वो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं, इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन फोर्स इन बोथ द स्ट्रिंग। हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि एक 2 kg का मास है और एक 5 kg का मास है, और वो स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे फिक्स हो रखा है। ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें आना चाहिए एफबीडी, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम न्यूमेरिकल्स को इजी बना देता है, आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको कुछ अजम्पशंस यूज़ करने होंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि एफ बी डी। ये क्या है? ये एक डायग्राम है जो कि कैलकुलेशन को तो नहीं, मतलब न्यूमेरिकल्स को थोड़ा इजी कर देंगे सॉल्व करने के लिए। तो हमें यहाँ पे कुछ अजम्पशंस यूज़ करने रहते हैं, जैसे कि अजम्पशंस लाइक कि जो भी आपकी बॉडी होगी, जो भी आपका मास होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार मूव कर रही है, तो हम कार थोड़ी ना बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पॉइंट मास। ठीक है। पॉइंट साइज, पॉइंट मास, कुछ भी कह लो, पॉइंट मास। ठीक है। कार होगी, ट्रक होगी, बंदर होगा, पुली होगी, कुछ भी होगा, कितना भी बड़ा मास क्यों ना हो, हम उसे पॉइंट साइज कंसीडर कर लेंगे। ये तो है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फिर हम क्या करेंगे, जितनी भी फोर्सेस उस मास पे लग रही हैं उन सबको हम शो करेंगे एरो बना के कि इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है। तो जितनी भी फोर्सेस
उसके ऊपर लग रही होगी वो हमें शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स को शो करेंगे, ठीक है, जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी। अब तीसरी चीज क्या है, हमें एक ऑब्जर्वर देखना होगा। मतलब कि फोर्सेस तो तब पता चलेगी ना जब हमें ये पता चलेगा कि ऑब्जर्वर कौन है। मतलब कि अगर एक ऑब्जर्वर कहीं और से देख रहा है तो उसको अलग फोर्सेस दिखाई दे रही है, और दूसरा ऑब्जर्वर कहीं और से देख रहा है तो उसको अलग फोर्सेस दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जर्वर चूज करना है। अब ऑब्जर्वर कौन सा चूज करेंगे, जो कि ग्राउंड पे होगा, ठीक है, वो ऑब्जर्वर हम चूज करेंगे। तो ये सब हमें ध्यान रखना है जब भी हम किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये कोई भी इंक्लाइंड सरफेस है, और इस इंक्लाइंड सरफेस पे यहाँ कहीं पे एक मास m का ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सरफेस जो है इस मास पर, इस ब्लॉक पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा जो कि ऊपर की तरफ होगी, और इसे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी फोर्स ग्रेविटी लगाएगी इसके ऊपर नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इसे हम कहते हैं mg, ये वेट होता है, ठीक है। अब तीसरी फोर्स तो वैसे सही बताऊं जब आप फ्रिक्शन पढ़ोगे तब वो आएगी। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी, ठीक है, क्योंकि एक इंक्लाइंड सरफेस है, चाहे फ्लैट सरफेस भी हो, फ्रिक्शनल फोर्स भी वर्क करेगी। पर अभी हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में इतना नहीं पढ़े हैं, तो हम इन्हीं दो फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो अब एफबीडी बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो जो भी मास होगा उसको पॉइंट मास मान लो, यानी कि जो मास m है इसको पहले तो एक पॉइंट मास कंसीडर कर लो और यहाँ लिख दो m, जितना भी इसका मास होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड, जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन सबको यहाँ पे दिखाना है। तो पहली जो फोर्स लग रही है mg नीचे की तरफ, वो मैंने दिखा दी। दूसरी जो फोर्स लग रही है नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, वो इस डायरेक्शन में लग रही है तो हमने दिखा दी। तो दिस इज हाउ इस बॉडी का हमने एफबीडी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जरा एक और एफबीडी बना के देखते हैं। सपोज आपके पास क्या है, ये एक पुली है। अब ये जो न्यूटन्स के लॉज है ना, ये उस जमाने की बात है, कुछ 1600 1700 के बीच की बात है। तो उस टाइम पे यही डायग्राम्स होते थे, यही बातें होती थी, पुली होती थी, बंदर होता था, यही सब चीजें होती थी। वहाँ पे कार नहीं थी, और ना ही वहाँ पे ट्रक्स हो रहे हैं, ना वहाँ पे कार हो रही है। तो हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हमें पुली देखने को मिलेगी। उसमें हमें यही देखने को मिलेगा कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, उसके ऊपर मास ब्लॉक्स रखा हुआ है, या फिर इस तरीके से कोई भी मास लटका हुआ है, ठीक है। तो उस जमाने के क्वेश्चंस हम इस जमाने में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारे पास कोई भी एक पुली है जो कि हम हमेशा भी यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं कि ये पुली कैसी होगी, फ्रिक्शन लेस पुली होगी, फ्रिक्शनलेस पुली। और ये पुली कैसी होगी, मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली होगी, मासलेस। अच्छा, अगर मासलेस फ्रिक्शनलेस है इसका मतलब जो स्ट्रिंग है वो क्या होगा, इसका सेम होगा, ऐसा नहीं होगा डिफरेंट स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी कोई भी पुली है, और इस पुली पे ये रहा अपना स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग पे दो मास लटक रहे हैं। सपोज ये तो हो गया आपका 2 kg का मास, और सपोज ये हो गया आपका 8 kg का मास, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा है ना इसलिए नीचे की तरफ आ गई पुली झुक के, ठीक है। तो अब जरा ये पुली है और यहाँ पे दूसरा स्ट्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ से ये पुली अटैच है, ठीक है। तो अब हमें इसकी एफबीडी बनानी है। तो देखिए कितने मासेस हैं भैया, दो मासेस है, तीन मासेस है, पुली भी तो है एक, ठीक है। तो अब जरा हम इसका इसकी इसकी पहले फोर्सेस निकालेंगे कि इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है, कहाँ कहाँ पे लग रही है। तो फोर्सेस निकालने के लिए सबसे पहले लेते हैं हम 2 kg मास को। अब देखिए 2 kg मास पे सबसे पहले तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, ठीक है। क्या होती है, वो होती है mg। m कितना है, 2 kg। g कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 2g, या फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कितना लग रहा है, 20 न्यूटन mg, ठीक है, हाँ न्यूटन, ठीक है। एक तो नीचे की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पे भी 8 kg के ऊपर भी लग रहा होगा, सीधा 8g मानती हूँ मैं, अभी 20 नहीं मान रही हूँ, 22g, ठीक है। जी मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे टेंशन फोर्स भी लगेगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगी। यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो गया, स्ट्रिंग चेंज हो गया तो टेंशन चेंज हो जाएगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी।
हेयर दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन T1 लगेगी। अब ज़रा इनकी एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले मैं बना दे रही हूँ पुली के लिए। तो पुली को मान लेंगे एक पॉइंट मास, ठीक है, P। अब इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसे हम कह रहे हैं T1, यानी कि टेंशन T1। नीचे की तरफ एक जगह T लग रही है और एक और जगह T लग रही है। फिर बात करते हैं 2 kg वाली डायग्राम की। 2 kg को सबसे पहले मान लो पॉइंट मास और यहाँ लिख दो 2 kg, ठीक है। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसे हमने कह दिया 2G, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसे हमने कह दिया T। सिमिलरली 8 kg को मान लो पॉइंट मास। जितनी फोर्सेस इस पे लग रही है वो सब हम दिखा देंगे, नीचे की तरफ 8G और ऊपर की तरफ T। तो हमने बना दिया है एफबीडी ऑफ पुली, ठीक है। तो इस तरीके से हम एफबीडी बनाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब इसको बनाने का मकसद क्या था, क्यों मैंने इसको बनाया है? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि एफ नेट ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। अब हमने तीनों बॉडी को अलग अलग ले लिया है, राइट। तो अगर मैं बात कर रही हूँ इस बॉडी की, और अगर ये इस पे एफ नेट क्या है, ज़ीरो है, यानी कि ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसके ऊपर अगर एफ नोट ज़ीरो है तो यानी कि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। और अगर इक्वल होनी चाहिए तो मैं लिख सकती हूँ कि T इज इक्वल्स टू 2G, और ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली मैं यहाँ पे निकाल दूंगी, सिमिलरली मैं यहाँ इक्वेशन बना के निकाल दूंगी। तो इस तरीके से एफबीडी बना के मैं न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर सकती हूँ। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एफबीडी आई गेस आपको समझ में आ गई है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। एफबीडी के लिए अंजप्शंस क्या क्या होते हैं कि वो पॉइंट मास होना चाहिए, सारी फोर्सेस आपको शो करनी है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एफबीडी बनाई थी इस इंक्लाइंड सरफेस वाली, और ये हमने एफबीडी बनाई थी पुली वाली। गॉट इट? अब ज़रा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि दो मासेस हैं, 2 kg का मास है और 5 kg का मास है। तो दो मासेस हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी फोर्सेस बताते हैं कि इन पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है। तो सबसे पहली बात करते हैं ये 5 kg मास की, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, तो उसे मैं बोल देती हूँ 5G। अब ज़रा बात करते हैं इसी पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रही होगी, सपोज इसे मैंने मान लिया T, T1 मान लेती हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इधर टेंशन फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ T1। बात करते हैं 2G की। अब 2G पे भी, तो 2 kg पे, 2 kg पे भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, 2G नीचे की तरफ, क्योंकि इस पे भी क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस पे भी लगेगी, राइट। अब ऊपर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो टेंशन चेंज हो जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग भी चेंज हो गया है, तो इसे मैंने मान लिया है टेंशन T। अब ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे भी टेंशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब मैं इसकी एफबीडी बना सकती हूँ। तो सबसे पहले 2 kg मास की एफबीडी बनाते हैं। 2 kg मास को एक पॉइंट साइज मास कंसीडर करेंगे। यहाँ हमने लिख दिया 2 kg। जो जो फोर्सेस लग रही है वो हम शो करेंगे। तो यहाँ पे दो फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही है। पहली लग रही है T1, दूसरी लग रही है 2G, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है T। गॉट इट? तीन ही तो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही, और तीनों फोर्सेस हमने एफबीडी में दिखा दी। फिर बात करते हैं 5 kg की। 5 kg को एक पॉइंट मास मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5 kg। नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 5G, यानी कि mg। नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 5G, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है T1। अब इक्वेशंस बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं इसी की। ये हो गया आपका T1 इज इक्वल्स टू 5G, एज एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो है तो दोनों फोर्स क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी और एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी, राइट। तो T1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 5G। जी की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो T1 की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन, यानी कि हमारी टेंशन T1 निकल के आ गई है, टेंशन फोर्स विच इज़ 50 न्यूटन। सेकंड बात करते हैं 2 kg मास की। तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है T, और नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 2G प्लस T1। T1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, 2G यानी कि 2 × 10 प्लस T1 की वैल्यू है 50, ये हो गया 20 प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 70 न्यूटन। तो हमने दोनों फोर्स निकाल दी है। T की वैल्यू आ गई है 70 न्यूटन और T1 की वैल्यू आ गई है 50 न्यूटन।
ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द टेंशन फोर्स इन बोथ द स्ट्रिंग। तो दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स लग रही है, टी टी ये वाला है, इसमें फोर्स लग रही है आपकी 70 न्यूटन, और T1 इसमें फोर्स लग रही है आपकी 50 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टेंशन फोर्स इन बोथ स्ट्रिंग। यहाँ पे भी हमें दोनों स्ट्रिंग दिया हुआ है, वॉल है, इस वॉल पे फिक्स किया हुआ है हमने एक मास को, जो है √2 kg। ठीक है, और इनके एंगल भी बता रखे हैं क्योंकि ये एक अलग अलग एंगल से इस पे फिक्स हो रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाना इजी है, यहाँ पे एक ही मास गिवन है तो इसकी एफबीडी भी एक बनेगी, लेकिन यहाँ पे एंगल्स आ गए हैं तो कंपोनेंट यूज होंगे। तो सबसे पहले तो √2 kg मास की को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमने इसे कंसीडर कर लिया एक पॉइंट मास, यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये है √2 kg। ठीक है, अब इसके ऊपर जो जो फोर्सेस लग रही है वो हमें बनानी है। तो देखिए सबसे पहली फोर्स नीचे की तरफ लगेगी जो होगी √g यानी कि mg। अब दूसरी फोर्स, दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है तो इधर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगेगी, सपोज इसे हमने मान लिया T1। इधर की तरफ भी एक टेंशन फोर्स लगेगी, सपोज इसे हमने मान लिया T2। तो एक फोर्स इधर लग रही है विच इज T1, और एक फोर्स इधर लग रही है विच इज T2, और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है विच इज √2g। अब इस तरीके से जो फोर्स लग रही है उन्हें तो हम कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। अब देखिए जो T1 है इसके दो कंपोनेंट होंगे, राइट। तो एक कंपोनेंट जो कि एंगल की साइड में होता है, ठीक है, यानी कि जो एंगल की साइड में होता है ये वाला कंपोनेंट, ये क्या होगा, T1 cos थीटा। जो cos थीटा वाला होता है ना वो एंगल वाला होता है, और एंगल के जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है साइन थीटा वाला। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट हम बना लेते हैं। तो लेट्स चेंज द कलर। कंपोनेंट हम बना रहे हैं, एक कंपोनेंट यहाँ होगा T1 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ होगा T1 cos थीटा। सिमिलरली T2 के लिए बनाएंगे, T2 है, और T2 के लिए भी जो एंगल वाला होगा वो होगा इधर T2 cos थीटा, और इधर की तरफ होगा T1 साइन, सॉरी T2 साइन थीटा, T2 साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। इधर हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री। तो ये आपकी एफबीडी बन गई। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी ये T2 साइन थीटा और T1 साइन 60 और T2 साइन 30 है, ये दोनों क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और ये दोनों किसके इक्वल है, 2 kg, सॉरी √2g के इक्वल है। सिमिलरली ये जो दो फोर्सेस होंगी ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो एफबीडी बनाते हैं और दोनों को सॉल्व करते हैं। अब ये जो दो फोर्सेस होंगी ये क्या होंगी, इक्वल होंगी, और एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, कैंसिल कर रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में T2 T2 साइन 30 प्लस T1 साइन 60 इज इक्वल्स टू √2g। एक इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, ये दोनों फोर्स भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो एक और इक्वेशन बनाते हैं, T2 cos 30 प्लस T1 cos 60, सॉरी इज इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल होंगी एक दूसरे के। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इधर ही आ जाते हैं, cos 30 की वैल्यू, T2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सिमिलरली cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास वैल्यू आ गई T1 की, T1 इज इक्वल्स टू √3 T2। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। T2 साइन 30 की वैल्यू हाफ प्लस T1 साइन 60 की वैल्यू √3/2,
अंडर रूट 2 और जी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 पुट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया T2/2 प्लस अंडर रूट 3 T1/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों का एल्शियम लेंगे तो ये आ गया T2 प्लस अंडर रूट 3 T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 10। इस 2 को हम उधर भेज सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया T2 प्लस अंडर रूट 3 T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 20। 10 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं T1 की। T1 की वैल्यू है अंडर रूट 3 T2। T2 प्लस अंडर रूट 3 ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, यहाँ पे पुट की है। तो ये हो गया 20/2 और अंडर रूट थ्री कितना हो गया, अंडर रूट थ्री 3T2। ये हो गया आपका 20√2। तो ये आपका हो जाएगा 4T2 इज इक्वल्स टू 20√2। 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं 20 को 5 टाइम्स, तो T2 की वैल्यू आ गई 5/2। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और T1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 3। T2 की वैल्यू क्या है 5/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/6। तो T1 की वैल्यू आ गई आपकी 5/6 न्यूटन और T2 की वैल्यू आ गई आपकी 5/2 न्यूटन। तो ये दो क्वेश्चन थे जिनमें हमने टेंशन निकाला, एफबीडी देखा कि एफबीडी कैसे बनता है, और न्यूटन फोर्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, इनर्शिया के बारे में पढ़ा। और आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो डोंट हेजिटेट टू कमेंट।